हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एसटेट का पेपर हो चुका है। आशा है कि सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। अब फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो अब अपकमिंग वैकेंसी हैं, जैसे कि अब डीएसएसबी की अभी सुनने में आ रहा कि जनवरी में जो है उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, एग्ज़ाम भी क्या होगा हमारा उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो अब हम जो अपनी तैयारी करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, यानी कि अब हम आदिकाल से स्टार्ट करेंगे। जितने भी जो इम्पोर्टेंट हैं हम पूरा डिटेल में पढ़कर नहीं, जितना भी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, हम जितनी भी जो PYQ हैं पिछले साल के हुए हैं, मेल और फीमेल हर शिफ्ट के क्या करेंगे, PY के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम आदिकाल के जितने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे फ्रेंड्स हम, जहाँ से हमें ये पता लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कवर होगा, वहीं से क्या है हम आदिकाल को स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जितना भी करा रही हूँ आदिकाल का, ये आचार्य स्कूल के अनुसार ही होगा फ्रेंड्स। जितना भी हम करेंगे ये सारा आचार्य स्कूल के अकॉर्डिंग है। देखो फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वर्त संग्रह कहा है। यानी कि जो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसमें क्या था, उससे पहले जितने भी ग्रंथों की रचना हुई थी, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन सभी ग्रंथों को उन्होंने क्या कहा है, कवि वर्त संग्रह कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या कहा है, कवि वर्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर की रचना सभी को पता है, इसको उन्होंने क्या कहा है, कवि वर्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज को कवि वर्त संग्रह कहा है। और अपने से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे थे उनको भी कवि वर्त संग्रह ही कहा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। किसका है ये, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इसको इन्होंने क्या कहा है, बड़ा कवि वर्त संग्रह। शिव सिंह सरोज को कवि वर्त संग्रह कहा है, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर है उसको क्या कहा है, बड़ा कवि वर्त संग्रह कहा। जितना बड़ा ग्रंथ का नाम है इसी के अकॉर्डिंग याद कर लो कि जितना बड़ा ये नाम है उसको इन्होंने क्या कहा है, बड़ा कवि वर्त संग्रह। अब है मिश्र बंधु। देखो, मिश्र बंधु 3 भाई थे, तीनों ने मिलकर एक साथ रचना की थी। तो 3 थे, तो इससे रिलेटेड करके याद करो कि बड़ा और भारी 3 क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। तो बड़ा भारी या प्रकंड कवि वर्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद को कहा है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखो, शिव सिंह सरोज को कवि वर्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वर्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी या प्राकंड कवि वर्त संग्रह कहा है। अब है नामकरण किया वो 2 आधारों पर किया है। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उसके स्वरूप के अनुसार किया है। तो एक ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये पूछा जा सकता है, ये किसके अनुसार है, ये इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार ये पूछा जा सकता है कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नेक्स्ट है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ये किसके अनुसार है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जितना भी जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं ये पूछी भी जा सकती हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है।
सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। ये भी स्कूल के ही अनुसार है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, स्कूल के अनुसार है। रीतिकाल कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक वर्णन, यानी कि उन कवियों के किन के बारे में कहा, जो रीतिकाल के कवि हैं उनके बारे में कहा है कि कवियों का जो परिचय का विवरण इन्होंने लिया है। किन कवियों के परिचय का विवरण लिया है? रीतिकाल के जितने भी कवि इन्होंने अपने ग्रंथ में लिए हैं, उनका जो परिचय किया है उन्होंने कहाँ से किया है? मिश्र बंधु विनोद से किया है। इम्पोर्टेंट है, आप इन नोट्स बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप साथ साथ लिख सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के कवियों का परिचयों का वर्णन मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके ग्रंथ से लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो ग्रंथ लिखा था उसमें जो सहायक वस्तु हैं कौन सी हैं? एक तो हमने पढ़ लिया मिश्र बंधु, जहाँ से इन्होंने कौन से कवियों का जीवन परिचय लिया है, रीतिकाल के कवियों का जीवन वर्णन किया है, वो कहाँ से किया है? मिश्र बंधु से किया है। अब देखो, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी रामलेस त्रिपाठी की। ब्रजमाधुरी सार योगी हरि जी की। एक है मिश्र बंधु। इन 4 पुस्तकों का सहारा इन्होंने अपने ग्रंथ में लिया है। किन 4 पुस्तकों का लिया है? मिश्र बंधु, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। यह भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। शुक्ल जी का काल विभाजन में नामकरण, सभी को पता है कि शुक्ल ने क्या किया था? दोहरा नामकरण किया था। यहाँ से पूछा जा सकता है शुक्ल के अकॉर्डिंग। आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल। समय क्या बताया है? संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? भक्ति काल। समय क्या बताया उन्होंने? संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल। संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्यकाल। संवत 1900 से 1984। अब नेक्स्ट देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। अब देखो, आदिकाल का उन्होंने 2 वर्णन किए। अब देखो आदिकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा? आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इन्होंने कितनी पुस्तकों को प्रमाणिक माना है? सिर्फ जो 12 पुस्तक हैं, इनको इन्होंने आदिकाल की 12 पुस्तकों को प्रमाणिक माना है। अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। ये विभाजन भी किसने किया है? अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। पूछा जा सकता है किसने किया? शुक्ल ने किया है। सॉरी फ्रेंड्स, PDF हट गई थी, तो अब स्टार्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। देखो, इन्होंने कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 12 ग्रंथों को माना है। एक 2 उसमें अपभ्रंश के काव्य माने हैं, और एक क्या किया है इन्होंने? देश भाषा काव्य। 2 इन्होंने बांट दिया है इनको, देश भाषा और अपभ्रंश भाषा में। ये भी पूछा जा सकता है देश भाषा काव्य और अपभ्रंश भाषा काव्य का विभाजन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अब देखो, इन्होंने 12 जो प्रमाणिक रचनाएं मानी आदिकाल की, कौन कौन सी हैं? एक तो उन्होंने अपभ्रंश में, एक देश भाषा में। अब अपभ्रंश की कौन सी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अपभ्रंश की कौन सी हैं, या देश भाषा काव्य कौन सा है? अपभ्रंश की विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 क्या हैं? अपभ्रंश की मानी है। देश भाषा में कौन सी रखी हैं? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जसचंद्रिका, पलमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये किस में रखी? इन्होंने देश भाषा में रखी हैं।
अब देखो, उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। यानी कि इन्होंने जो 12 पुस्तकों अभी हमने पढ़ी हैं, इन्हीं के आधार पर इन्होंने किया है आदिकाल का नामकरण क्या किया है, वीरगाथा काल किया है। और क्या लिखा है इसके बारे में, इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देवरासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। अंतिम 2 और बीसल देवरासों, देखो अंतिम 2 कौन सी थी, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और बीसल देवरासों को छोड़कर सब ग्रंथ क्या थे, वीरगाथात्मक थे। अब आदिकाल के प्रकरण देखो, आदिकाल के जो इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 में क्या है, फुटकल रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण है, किस प्रकरण में इन्होंने किन को रखा है, सिद्धनाथ जैन जो हैं, और जो रचनाएं हैं किस प्रकरण में, कौन सी रचनाएं हैं, खुसरो की जो पहेलियाँ विद्यापति हैं किस प्रकरण में रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो फ्रेंड्स पैटर्न जो चेंज हो रहा है, अब ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते कि इस रचनाकार कौन है, अब पेपर जो है वो बिल्कुल डीप से आने लग गए हैं। तो हमें एक एक जो पॉइंट है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जितने भी प्रकरण हैं इनको हम कल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करते रहना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ताकि ये आपको याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स।